तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर भी लॉन्च करने एक तरह से कर चुकी है। कट कट कट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि इंडिया में भी कल के दिन रिलीज़ होने वाली है। सारी कुछ जानकारी बताऊंगा आपको। ये 3D में भी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, हिंदी में भी देखने को मिलेगी। प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, स्टोरी सभी के बारे में आपको बताऊँगा जानकारी। साथ ही साथ इस मूवी की और भी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जैसे ये रिलीज़ होती है तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एक 2024 अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो वेस बॉल द्वारा निर्देशित और जोश फ्रीडमैन द्वारा लिखित है। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स का स्टैंड अलोन सीक्वल, यह प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त और कुल मिलाकर 10वीं फिल्म है। इसमें फ्रेया एलन, केविन डूरंड, पीटर मैकॉन और विलियम एच मैसी के साथ ओवेन टीग मुख्य भूमिका में फिल्म युद्ध की घटनाओं के 300 साल बाद की है और नोआ नाम के एक युवा चिंपैंजी पर आधारित है जो वानरों और मनुष्यों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए मी नामक एक मानव महिला के साथ यात्रा पर निकलती है। डिज्नी द्वारा 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद अप्रैल 2019 में एक नए प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म का विकास शुरू हुआ, जिसमें बॉल को दिसंबर में लेखक और निर्देशक के रूप में शामिल किया गया था। अधिकांश स्क्रिप्ट 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लिखी गई थी। स्क्रिप्ट के पूरा होने के बाद जून 2022 में कास्टिंग शुरू होगी। अगस्त में टीग को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। फिल्म का शीर्षक और अतिरिक्त कास्टिंग अगले महीनों में सामने आई। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में सिडनी में शुरू हुई और फरवरी 2023 में समाप्त हुई। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का प्रीमियर 2 मई 2024 को लॉस एंजल्स में TCL चीनी थिएटर में हुआ और 10 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा रिलीज किया गया। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा के साथ दृश्य प्रभाव और कलाकारों का प्रदर्शन। कथानक: सीजर की मृत्यु के बाद कई पीढ़ियों तक वानर प्रमुख प्रजाति बन गए और कई कुलों की स्थापना की। नोआ, चील उन्मुख कबीले का एक चिंपांजी, अपने दोस्तों अनाया और सूना के साथ चील के अंडे इकट्ठा करके वयस्क होने की तैयारी करता है, जिनमें से वह अनाया और सूना पर मोहित है। हालांकि एक मानव अनजाने में नोआ के अंडे को तोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अंडे को खोजने के लिए वापस शहर की ओर जाना पड़ता है। उस रात उसे प्रोक्सिमस सीजर की सेवा करने वाले एक दुष्ट कबीले के सदस्यों का पता चलता है, जो मूल सीजर की शिक्षाओं का एक विकृत संस्करण पेश करता है। नोआ के घोड़े की खोज के बाद वे उसका उपयोग उसके कबीले की ओर जाने के लिए करते हैं। जब तक वह वापस आता है, उसका घर जल चुका होता है। जैसे ही वह अपने पिता कोरो को आग से बचाने की कोशिश करता है, प्रोक्सिमस का जनरल सिल्वा कोरो को मार देता है और नोआ बेहोश हो जाता है। नोआ जागता है, उसे पता चलता है कि उसके परिवार को पकड़ लिया गया है। नोआ कोरो के शव को दफना देती है और उसके परिवार की तलाश करती है। लैक्स में एक टर्मिनल के अवशेषों में उसका सामना राका नाम के एक ओरंगुटान से होता है, जो नोआ को सीजर की वास्तविक शिक्षाओं के बारे में बताता है। वह पास में पीछा कर रहे मानव को देखता है और उसे नोवा नाम देते हुए भोजन और एक कंबल देता है। अपनी यात्रा के दौरान उनका सामना अन्य मनुष्यों से होता है। नोआ ने जाने का फैसला किया और राका से अपनी शिक्षाओं के साथ पीछे रहने पर जोर दिया। हालांकि प्रोक्सिमस का कबीला मनुष्यों पर हमला करता है, जिससे नोआ का हृदय परिवर्तन होता है और नोवा को बचाया जाता है, जो बाद में अपना असली नाम बताती है, मी। वह नोआ को बताती है कि प्रोक्सिमस अपने कबीले को कहाँ ले गया, यह विश्वास करते हुए कि वह एक पुराने मानव बंकर के पास बस गया था। बस्ती की ओर जाते समय वे एक नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश में फंस गए। आगामी लड़ाई में राका मी की सहायता के लिए आता है, लेकिन धारा में बह जाने से वह डूब जाता है। नोआ और मी को प्रोक्सिमस के शिविर में ले जाया जाता है, जहां वह सूना और उसकी मां से दोबारा मिलता है। प्रोक्सिमस खुद को प्रकट करता है और नोआ को मी और ट्रेवथन के साथ रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करता है, जो एक इंसान था जिसने खुद को वानरों के साथ जोड़ा था। वह नोआ को उपयोगी मानता है और जानना चाहता है कि मी की योजना क्या है, और नोआ को सलाह देता है कि वह केवल खुद को फायदा पहुंचाना चाहती है। नोआ सोचता है कि कोरो का चील पास ही रहता है। उसे लगता है कि वह उसे चिढ़ा रहा है। नोआ स्वीकार करता है
कि प्रोक्सिमस का नियम गलत है और चील उसके पास आती है। वह मी का सामना करता है और उसकी मदद के बदले में सच्चाई जानने की मांग करता है। मी ने खुलासा किया कि वह बंकर में एक गुप्त प्रवेश के बारे में जानती है और वह एक ऐसी किताब की तलाश में है जो मानवता के लिए भाषण वापस ला सके। नोआ को उम्मीद है कि इसके बाद वह बंकर को नष्ट कर देगा और अपने कबीले को वापस घर ले जाएगा। नोआ, मी, सूना और अनाया बांध के चारों ओर बारूद और विस्फोटक लगाते हैं। ट्रेवथन हस्तक्षेप करता है और प्रोक्सिमस को चेतावनी देने की योजना बनाता है, लेकिन मी द्वारा उसे मार दिया जाता है। फिर वे छिपे हुए प्रवेश द्वार की ओर जाते हैं, जो एक चट्टान के ऊपर है। मी अपनी पुस्तक को पुनः प्राप्त करती है, जो वास्तव में एक गूढ़ रहस्य कुंजी है, जबकि वानर उन पुस्तकों की खोज करते हैं जिनमें मनुष्यों को एक समय प्रमुख प्रजाति के रूप में दर्शाया गया है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उनकी मुलाकात प्रोक्सिमस से होती है, जो सूना को मारने की धमकी देता है, लेकिन मी ने सूना को पकड़े हुए वानर को गोली मार दी और मार डाला। प्रोक्सिमस उसे भागने देने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह उन्हें बताती है कि अन्य हथियार कहाँ हैं। उसे और अधिक शक्ति देने की इच्छा न रखते हुए मी ने बांध के चारों ओर विस्फोटकों को विस्फोट कर दिया, जिससे यह नष्ट हो गया और बंकर में पानी भर गया। जैसे ही वानर ऊपर चढ़ते हैं, नोआ का सामना सिल्वा से होता है। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद नोआ एक छोटे से अंतराल से ऊपर चढ़ जाता है, जिससे सिल्वा डूबने लगता है। जब वह बाहर निकलता है तो प्रोक्सिमस उस पर हमला करता है, जो उसे मारने की योजना बनाता है। नोआ अंततः अपने पिता के गीतों में महारत हासिल कर लेता है और अपने कबीले को प्रोक्सिमस पर हमला करने के लिए ईगल्स को बुलाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वह गिरकर मर जाता है। वे कबीले वापस घर लौटते हैं और पुनर्निर्माण करते हैं। मी ने नोआ को विदाई देते हुए कहा कि मनुष्य फिर से मौका पाने का हकदार है, क्योंकि वे मूल रूप से प्रमुख प्रजाति थे। वह एक मानव उपग्रह बेस की ओर अपना रास्ता बनाती है, जहां वह समझने वाली कुंजी प्रदान करती है, जिससे उसके समूह को उपग्रहों को फिर से सक्रिय करने और दुनिया भर के अन्य मनुष्यों के साथ संपर्क बनाने की अनुमति मिलती है। नोआ के रूप में ओवेन टीग, एक युवा चिंपैंजी शिकारी। मी नोवा के रूप में फ्रेया एलन, 5, एक युवा महिला जो अपने स्वयं के एजेंडे के साथ नोआ की यात्रा में शामिल होती है। 6, उसे नोआ और राका द्वारा नोवा नाम दिया गया है, जो वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स के इसी नाम के चरित्र का संदर्भ है। ये दोनों मूल फिल्म के संदर्भ थे। प्रोक्सिमस सीजर के रूप में केविन डूरंड, एक महत्वाकांक्षी बोनोबो। 7, राजा जो मानव प्रौद्योगिकियों की खोज में वानरों के एक तटीय कबीले का नेतृत्व करता है। 6, 8, 9, राका के रूप में पीटर मैकॉन, एक बुद्धिमान और गुणी ओरंगुटान जो नोआ का सहयोगी बन जाता है। 6, 10, ट्रेवथन के रूप में विलियम एच मैसी, 11, एक अवसरवादी मानव जो प्रोक्सिमस सीजर को मानव इतिहास पढ़ाता है। 12, लिडिया पेखम, 13, सूना के रूप में एक मादा चिंपैंजी और नोआ की प्रेमिका। 14, ट्रेविस जेफरी, 13, अनाया के रूप में एक चिंपैंजी और नोआ की दोस्त। 14, सारा वाइसमैन, 13, डार, नोआ की मां के रूप में। नील सैंडिलैंड्स, 13, नोआ के पिता कोरो के रूप में। 15, सिल्वा के रूप में एका डार्विल, एक पश्चिमी तराई गोरिल्ला और प्रोक्सिमस की सेना का वफादार कमांडर। 16, 17, रास सैमुअल वेल्ड आब्जगी, 13, लाइटनिंग के रूप में प्रोक्सिमस की सेना का एक चिंपैंजी सैनिक। दिचेन लक्ष्मण, 18, कोरिना के रूप में मानव आश्रय में एक महिला। कैरिन कोनोवल पिछली फिल्म के मॉरिस के रूप में शुरुआती फ्लैशबैक प्रस्तावना में एक संक्षिप्त कैमियो करते हैं। उत्पादन, प्री प्रोडक्शन और लेखन। अक्टूबर 2016 में डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2014 और वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2017 के निर्देशक मैट रीव्स ने कहा कि उनके पास प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट श्रृंखला में चौथी फिल्म के लिए विचार थे। 2017 के मध्य में जैसे ही वॉर रिलीज हुई, रीव्स और सहलेखक मार्क बॉम्बैक ने सीक्वल में और रुचि व्यक्त की। रीव्स ने कहा कि स्टीव जैन के चरित्र बैड एप ने सीजर के वानरों के समूह की तुलना में बहुत बड़ा एक प्राइमेट दुनिया की स्थापना की। उन्होंने कहा कि ऐसे भी वानर हैं जो सीजर के नेतृत्व के लाभ के बिना बड़े हुए, और सुझाव दिया कि संघर्ष होगा यदि सीजर के वानरों को ऐसे बाहरी लोगों का सामना करना पड़े तो उठो। 20, बॉम्बैक को लगा कि बताने के लिए शायद केवल एक और बड़ा अध्याय बचा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सीजर वानरों की दुनिया में मूसा जैसा व्यक्ति बन गया।
उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य फिल्म निर्माता अगली कड़ी पर काम कर सकते हैं और यह युद्ध के सैकड़ों साल बाद बन सकता है। इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि संभावित अगली कड़ी पर कोई बातचीत नहीं हुई है और उन्होंने एक राहत की सांस लेने और चीजों को थोड़ा आराम करने देने की इच्छा व्यक्त की। 21 अप्रैल 2019 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के बाद वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने घोषणा की कि प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्में विकास में थीं। 22 अगस्त में यह पुष्टि की गई कि भविष्य की कोई भी किस्त उसी ब्रह्मांड में स्थापित की जाएगी जिसे पहली बार राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2011 में स्थापित किया गया था। 23 दिसंबर में यह घोषणा की गई थी कि वेस बॉल फिल्म लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। 24 इससे पहले रीव्स के साथ माउस गार्ड के फिल्म रूपांतरण पर काम कर चुके थे। विलय के बाद डिज्नी द्वारा उस फिल्म को रद्द कर दिए जाने के बाद स्टूडियो ने एक नई प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म विकसित करने के लिए बॉल से संपर्क किया। 25 फरवरी 2020 में बॉल ने पुष्टि की कि फिल्म सीजर की विरासत को लिपिबद्ध करने के बजाय रीबूट नहीं होगी। 26 जो हार्टविग जूनियर और डेविड स्टार्क को भी निर्माता के रूप में काम करने की पुष्टि की गई। 27 अप्रैल में यह घोषणा की गई थी कि पीटर चेरनिन, जिन्होंने चेरनिन एंटरटेनमेंट के माध्यम से पिछली किस्तों का निर्माण किया था, कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। नेटफ्लिक्स के लिए 20वीं सदी छोड़ने से पहले यह फिल्म कंपनी की आखिरी फिल्मों में से एक होगी। 28 अगले महीने यह पता चला कि जोश फ्रीडमैन बॉल के साथ पटकथा का सहलेखन करेंगे और रिक जाफा और अमांडा सिल्वर पिछली किस्तों के लिए ऐसा करने के बाद फिल्म का निर्माण करने के लिए वापस आएंगे। बॉल और फ्रीडमैन जूम वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। यह एक नियमित प्रक्रिया है जो COVID-19 महामारी शुरू होने के बाद भी जारी रही। वॉर के सीधे सीक्वल के बजाय बॉल ने कहा कि यह फिल्म पिछली फिल्मों की अगली कड़ी की तरह महसूस होगी और टिप्पणी की कि इस तथ्य के कारण कि फिल्म महामारी के बावजूद जल्द ही वर्चुअल प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। इसमें कंप्यूटर जनित इमेजरी CGI शामिल है। 29 मार्च 2022 में 20वीं सदी के अध्यक्ष स्टीव असबेल ने कहा कि वह जल्द ही एक पटकथा ड्राफ्ट की उम्मीद कर रहे थे जिसका लक्ष्य वर्ष के अंत तक उत्पादन शुरू करना था। 30 जून तक ऑडबॉल एंटरटेनमेंट और शिम्बोन प्रोडक्शंस भी फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार थे। 31-32 जबकि पिछले महीने स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद मुख्य स्टार की तलाश चल रही थी। 33 सितंबर 2022 में फिल्म का शीर्षक किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स बताया गया था, जबकि यह फिल्म युद्ध की घटनाओं के कई वर्षों बाद घटित हुई थी। जाफा, सिल्वर और पैट्रिक एसन लेखन टीम में शामिल हो गए। बॉल को अब पटकथा लेखक के रूप में श्रेय नहीं दिया गया। जेसन रीड और जेनो टॉपिंग को भी क्रमशः निर्माता और कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था, जबकि स्टार्क से अब निर्माता के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं थी। 10 बॉल ने कहा कि फिल्म अंधकार युग के दौरान सेट की गई थी, जहां वानर इस भव्य साहसिक कार्य में अतीत की खोई हुई वस्तुओं को फिर से खोजते हैं। वानरों के ग्रह का साम्राज्य सीजर की मृत्यु के 300 साल बाद होता है। उन्होंने महसूस किया कि नायक नोआ न तो बच्चा था और न ही वयस्क, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में रहने वाला और खानाबदोश वानर जनजाति में रहने वाला एक व्यक्ति था। टीग ने यह भी कहा कि नोआ के पास अपनी पहचान को लेकर कोई आत्मबोध नहीं है, लेकिन वह सीजर की विरासत और वानर एक साथ मजबूत के संदेश से प्रेरित थे। उन्होंने प्रतिपक्षी प्रोक्सिमस की तुलना आविष्कारक थॉमस एडिसन से की क्योंकि उन्होंने बिजली की फिर से खोज की थी, जो अंधकार युग के दौरान खो गया ज्ञान था। डूरंड ने महसूस किया कि प्रोक्सिमस सीजर नाम एक स्वघोषित उपाधि थी, क्योंकि उनका लक्ष्य सीजर की मूल शिक्षाओं को नष्ट करने के बावजूद वानरों की निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करना था। 4-14 फिल्म एपोकैलिप्टो 2006 से प्रेरणा लेने के बाद उनके मन में समयसीमा बदलने का विचार आया, क्योंकि इससे उन्हें पूरे नए प्रक्षेप पथ के लिए अवसर मिला था। हार्टविग जूनियर ने कहा कि फिल्म नोआ द्वारा पहली बार दुनिया की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। 34 कास्टिंग अगस्त 2022 में ओवेन टीग मुख्य मोशन कैप्चर भूमिका में फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 35 अगले महीने फ्रेया एलन और पीटर मैकॉन फिल्म के शीर्षक और रिलीज वर्ष की घोषणा के साथ कलाकारों में शामिल हो गए। 10 जैसा कि अक्टूबर में एका डार्विल और केविन डूरंड ने किया था। 8-16 ट्रेविस जेफरी, नील सैंडिलैंड्स, सारा वाइसमैन, लिडिया पेखम और रा सैमुअल वेल्ड एब्जगी को उस महीने के अंत में कलाकारों में शामिल किया गया था। 13 जबकि विलियम एच मैसी और डिचेन लैचमैन को जनवरी में कास्ट किया गया था।
क्रमशः फरवरी 2023। 12 फिल्मांकन। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में सिडनी में डिज्नी स्टूडियो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई, जिसमें आंशिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषण प्रदान किया गया। 36 वर्किंग टाइटल फॉरबिडन जोन के तहत फिल्मांकन 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। 37 बॉल एडेड फिल्मांकन मुख्य रूप से मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग करते हुए स्थान पर हुआ। 38 पोस्ट प्रोडक्शन और दृश्य प्रभाव। एरिक विनक्विस्ट ने वेटा एफएक्स सहित विक्रेताओं के साथ दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, जिन्होंने पहले 3 प्लैनेट ऑफ द एप्स रिबूट फिल्मों पर काम किया था। 39 बॉल ने कहा कि फिल्म में द वॉल्यूम तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है, जिसे पहले द मांडलोरियन के लिए नियोजित किया गया था, जो ऑन लोकेशन पर फिल्मांकन और पूर्ण सीजी का उपयोग करने पर केंद्रित थी। उन्होंने फिल्म की सीजी की तुलना जेम्स कैमरून की अवतार फ्रेंचाइजी से की। 40 टीम ने अपनी पिछली फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 के लिए तकनीकों का इस्तेमाल किया था, जब वह नदियों पर मानव शिकार से जुड़े एक एक्शन सीक्वेंस पर काम कर रही थी। इसका कारण यह था कि मोशन कैप्चर प्रदर्शन के आधार पर वानरों के सीजी मॉडल पानी के साथ बातचीत करते समय यथार्थवादी दिखाई देते थे। वेस बॉल, जन्म 28 अक्टूबर 1980, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्हें मेज रनर फिल्म 3 2014 से 2018 के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जो जेम्स डैशन के इसी नाम के उपन्यासों की श्रृंखला पर आधारित है। साथ ही किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2024 चौथी किस्त है। प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट सीरीज। शिक्षा। बॉल ने क्रिसेंट सिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 2002 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2003 में उन्होंने अपनी लघु एनिमेटेड फिल्म ए के लिए छात्र अकादमी पुरस्कार जीता। कार्य प्रगति पर है। 2 कैरियर। बॉल ने हॉलीवुड फिल्म निर्माता के रूप में रुइन नामक एक एनिमेटेड लघु फिल्म के साथ अपनी शुरुआत की, जिसे 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिकारियों ने देखा और उन्हें द मेज रनर के अनुकूलन को निर्देशित करने के लिए नौकरी की पेशकश की। 3 द मेज रनर बॉल की पहली फीचर फिल्म होगी। 4 $34 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $348 मिलियन की कमाई की। 5 फिल्म की सफलता के कुछ समय बाद बॉल ने अपने ऑडबॉल एंटरटेनमेंट बैनर के तहत 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 6 बॉल डेनमार्क स्थित मूड स्टूडियो के क्राउडफंडेड सचित्र उपन्यास फॉल ऑफ गॉड्स के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए जुड़े हुए हैं। 7 2017 में बॉल को 20वीं सेंचुरी फॉक्स में गैरी वहिटा और टीएस नाउलिन की स्क्रिप्ट के साथ माउस गार्ड के लाइव एक्शन वीएफएक्स हाइब्रिड रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था, जबकि मैट रीव्स, रॉस रिची और स्टीफन क्रिस्टी ने निर्माता के रूप में काम किया था। 8-9 उत्पादन मई 2019 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस वर्ष की शुरुआत में वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा फॉक्स के अधिग्रहण के बाद फिल्मांकन शुरू होने से 2 सप्ताह पहले परियोजना को उत्पादन से हटा दिया गया था। 10-11 दिसंबर 2019 में डिज्नी और फॉक्स ने किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स नामक एक नई प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए बॉल को काम पर रखा। 12-13 हाल ही में उनकी प्रोडक्शन कंपनी ऑडबॉल एंटरटेनमेंट पैरामाउंट पिक्चर्स में चली गई। 14 मई 2021 में बॉल द टाइम रनर का निर्देशन करने के लिए तैयार थी, जो माइकल शर्मन के इसी नाम के उपन्यास का एक फीचर रूपांतरण था। 15 मार्च 2022 में बॉल को अभी तक अज्ञात एच.जी. वेल्स पुस्तक पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। 16 नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि बॉल निंटेंडो और सोनी पिक्चर्स के लिए द लीजेंड ऑफ जेल्डा पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म का निर्देशन करेगी, जिसका निर्माण शिगेरू मियामोतो और एवी अराद करेंगे। जोश फ्रीडमैन, जन्म 14 फरवरी 1967, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और टेलीविजन निर्माता हैं। उन्हें साइंस फिक्शन एक्शन शैली पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें श्रृंखला टर्मिनेटर, द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स, एच.जी. वेल्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005, टर्मिनेटर, डार्क फेट 2019 और का फिल्म रूपांतरण शामिल है। जेम्स कैमरून का अवतार, जल का मार्ग 1-2 उन्होंने न्योनोयर मर्डर मिस्ट्री द ब्लैक डाहलिया 2006 भी लिखी। फ्रीडमैन ने कई टेलीविजन पायलट विकसित किए हैं,
जिनमें टीएनटी श्रृंखला स्नोपियर्सर भी शामिल है, जो इसी नाम की बोंग जूनहो की फिल्म पर आधारित है। नेटवर्क के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फ्रीडमैन ने जनवरी 2018 में कार्यक्रम छोड़ दिया और उनकी जगह ग्रीन मैनसन ने ले ली। 3. फ्रीडमैन ने बाद में दावा किया कि उन्हें दृष्टि में आमूलचूल अंतर के कारण टीएनटी द्वारा छोड़ने का दबाव महसूस हुआ, साथ ही अनुपालन में विफल रहने पर ब्लैकलिस्टिंग की धमकी भी दी गई। 4. 5. उनके जाने के बाद पायलट निर्देशक स्कॉट डेरिक्सन ने फ्रीडमैन के साथ एकजुटता दिखाते हुए दोबारा शूटिंग के लिए लौटने से इनकार कर दिया। 6. वह वर्तमान में इसहाक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला पर आधारित फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। ओवेन विलियम टीग, जन्म 8 दिसंबर 1998, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनका जन्म और पालनपोषण टैम्पा, फ्लोरिडा में हुआ और उन्हें द स्टैंड, मिसेज फ्लेचर, इनहेरिट द वाइपर, टू लेस्ली, मोंटाना स्टोरी, गॉन इन द नाइट, एक ब्लडलाइन और एपिसोड आर्कएंजेल में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। ब्लैक मिरर 2017 के चौथे सीजन का टीग इट एंड इट चैप्टर 2 में पैट्रिक हॉकस्टेटर के रूप में भी दिखाई दिए। 2 और नाटक एवरी डे और थ्रिलर आईसीयू में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 2020 में उन्हें सीबीएस मिनिस्ट्रीज द स्टैंड में हेरोल्ड लॉडर के रूप में चुना गया था। 3. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टीग का जन्म और पालनपोषण टाम्पा, फ्लोरिडा में हुआ। उनके माता पिता दोनों संगीतकार थे। 3. और उन्होंने 15 साल की उम्र तक वायलिन बजाया। 3. टीग को छोटी उम्र से ही अभिनय में रुचि थी। 4 साल की उम्र में उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट के दृश्यों को भरवां जानवरों के साथ प्रदर्शित किया और छोटे थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया। उसके बाद जल्द ही वह मैकफर्लेन पार्क इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एलिमेंट्री में मूवी मेकर्स क्लब और टाम्पा में हॉवर्ड डब्ल्यू ब्लेक हाई स्कूल स्कूल ऑफ आर्ट्स में थेस्पियन क्लब और ऑर्केस्ट्रा के सदस्य थे। 4. कैरियर। टीग को ब्लडलाइन 2015 और ब्लैक मिरर 2017 के चौथे सीजन के एक एपिसोड आर्कएंजेल में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2016 में उन्हें कलन बून के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित अलौकिक थ्रिलर द एम्प्टी मैन में सहायक भूमिका में लिया गया था। 5. उन्होंने ब्लडलाइन के दूसरे सीजन में नोलन रेबर्न की भूमिका निभाई। उस समय टीग अभी भी हाई स्कूल जा रहा था। 6. 7. 2016 में उन्होंने स्टीफन किंग की किताब पर आधारित फिल्म सेल में भी भूमिका निभाई। 7. उन्हें 2017 में मैरी में कास्ट किया गया था। टीग का प्रतिनिधित्व एपीए मैनेजमेंट 360, ब्रेवार्ड टैलेंट ग्रुप और माय मैन ग्रीनस्पैन द्वारा किया जा रहा था। 8. टीग इट 2017 और इट चैप्टर 2 2019 में पैट्रिक हॉकस्टेटर के रूप में भी दिखाई दिए। 2, 9, 10, 11 2017 में वह क्राइम थ्रिलर इनहेरिट द वाइपर में शामिल हुए। 12 वह डेविड लेविथन के उपन्यास पर आधारित रोमांस फिल्म एवरीडे में भी शामिल हुए। 13 उन्होंने 2018 में सीए के साथ हस्ताक्षर किए। 14 उस वर्ष भी वह फिल्म हेफ्ट में थे, जिसमें 17 वर्षीय छात्र केल केलर बेसबॉल आकांक्षाओं और पारिवारिक नाटक से निपट रहे थे। 15 मिसेज फ्लेचर 2019 एचबीओ श्रृंखला में उन्होंने जूलियन की भूमिका निभाई। 19 वर्षीय एक 46 वर्षीय तलाकशुदा महिला जिसका नाम ईव है। 16 और थ्रिलर आईसीयू में एलेक की भूमिका निभाई। 2019 अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई थी कि वह रिप्लेसमेंट बायोपिक ट्रबल बॉयज में टॉमी स्टिनसन की भूमिका निभाएंगे। 17 उन्हें 2020 सीबीएस मिनिस्ट्रीज द स्टैंड में हेरोल्ड लॉडर के किरदार के रूप में चुना गया था। 3 टीग के अनुसार द स्टैंड 13 साल की उम्र से ही उनकी पसंदीदा किताब रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने द स्टैंड उपन्यास में लॉडर के मनोविज्ञान से सीधे तौर पर सीखने की कोशिश की है। 3 हेरोल्ड लॉडर के रूप में वह एक महामारी के दौरान बुराई की ओर प्रलोभित होने वाले एक सोशियोपैथिक किशोर की भूमिका निभाते हैं। 18 कॉन्सिक्वेंस ऑफ साउंड ने लिखा है कि टीग ने किंग्स के विशाल टेपेस्ट्री में सबसे गतिशील पात्रों में से एक की असुरक्षा, आडंबर और क्रोध को दर्शाते हुए लॉडर की भूमिका को अत्यंत पूर्णता के साथ निभाया है। 19 अगस्त 2022 में टीग को 20वीं सेंचुरी स्टूडियो के लिए वेस बॉल द्वारा निर्देशित फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 20 फिल्मोग्राफी ला प्लैनेट डे सिंगेस, जिसे अंग्रेजी में अमेरिका में प्लैनेट ऑफ द एप्स और यूके में मंकी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, फ्रांसीसी लेखक पियरे बोले का 1963 का एक विज्ञान कथा उपन्यास है।
इसे 1968 की फिल्म प्लैनेट ऑफ द एप्स में रूपांतरित किया गया, जिसने प्लैनेट ऑफ द एप्स मीडिया फ्रेंचाइजी की शुरुआत की। 2. उपन्यास पृथ्वी से 3 मानव खोजकर्ताओं की कहानी बताता है जो बेटेलजूस तारे की परिक्रमा करते हुए एक ग्रह पर जाते हैं, जिसमें महान वानर प्रमुख बुद्धिमान और सभ्य प्रजाति हैं, जबकि मनुष्य एक जंगली जानवर जैसी स्थिति में सिमट कर रह गए हैं। कथानक: एक फ्रेम स्टोरी में अंतरिक्ष में अकेले यात्रा कर रहे एक अमीर जोड़े, जिन और फीलिस, एक तैरती हुई बोतल से एक पांडुलिपि को बचाते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। 3. पांडुलिपि एक फ्रांसीसी पत्रकार उलेसे मेरो द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें 2500 में अमीर प्रोफेसर एंटेल ने अपने और उनके शिष्य चिकित्सक आर्थर लेवेन के साथ बेतेलगेस में जाने के लिए आमंत्रित किया था। समय के फैलाव के कारण पृथ्वी पर अपने 2 वर्षों के पारगमन के दौरान सदियां बीत जाती हैं। वे अपने शटल को समशीतोष्ण, हरे भरे जंगलों वाले ग्रह पर उतारते हैं, जिसे वे सोरोर, बहन के लिए लैटिन नाम देते हैं। वे हवा में सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं और फल खा सकते हैं। एक नग्न, सुनहरी महिला से आकर्षित होकर, जिसे वे नोवा कहते हैं, वे एक सुंदर झरने के नीचे तैरते हैं। वह उनके पालतू चिंपैंजी हेक्टर से डरती है और उसका गला घोंट देती है। उसकी जनजाति, जो मूक जानवरों के व्यवहार का प्रदर्शन करती है, नवागंतुकों के कपड़े और शटल को बर्बाद कर देती है। गोरिल्ला पूरी तरह से बड़े शिकारियों के वेश में जनजाति पर आग्नेयास्त्रों से हमला करते हैं। आर्थर सहित कई लोग मारे गए। यूलिसे को जीवित बचे लोगों के साथ पकड़ लिया गया और वानरों से आबाद शहर में लाया गया। वानरों के कपड़े 20वीं सदी के पृथ्वी के मनुष्यों से मेल खाते हैं, सिवाय इसके कि वानर अपने पैरों में जूतों के बजाय दस्ताने पहनते हैं। वानर तंबाकू पीते हैं, अपनी शिकार ट्रॉफियों की तस्वीरें खींचते हैं, स्ट्रॉ के माध्यम से पीते हैं और पूरी तरह से सभ्य दिखाई देते हैं। उनका समाज 3 स्तरों में विभाजित है: पुलिस और सैनिकों के रूप में सैन्यवादी गोरिल्ला, राजनेताओं और धार्मिक अधिकारियों के रूप में रूढ़िवादी ओरंगुटान और वैज्ञानिकों के रूप में उदार चिंपैंजी। एक शहरी जैविक अनुसंधान सुविधा में यूलिसे पकड़े गए मनुष्यों पर इस्तेमाल की जा रही कंडीशनिंग विधियों को पहचानता है। वह नोवा के साथ जुड़ा हुआ है। जिज्ञासु चिंपैंजी शोधकर्ता जिरा उसके ज्यामितीय रेखाचित्रों और कुछ सिमियन शब्द बोलने की उसकी क्षमता में रुचि लेता है। जिरा के मंगेतर कॉर्नेलियस की मदद से यूलिसे कई हजार वानरों के सामने भाषण देता है। उसे स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है और सिलवाए गए कपड़े दिए जाते हैं। एंटेल चिड़ियाघर में आदिम मानवता में लौट आता है और उसे सुरक्षा के लिए प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां उसका विवाह एक युवा मादा से कराया जाता है। कॉर्नेलियस, एक पुरातत्वविद, एक प्राचीन मानव शहर की खुदाई करता है और यूलिसे को आमंत्रित करता है। 3. एक अचेतन मानव प्रयोगशाला विषय आनुवंशिक स्मृति से उन घटनाओं का वर्णन करता है जो मानव सभ्यता के पतन का कारण बनी। मनुष्यों ने वानरों को वश में किया और अंततः उन्हें नौकरों के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे जैसे वानरों ने बात करना सीखा, मस्तिष्कीय आलस्य ने मनुष्यों को अपने वश में कर लिया। वानरों ने धीरे धीरे इंसानों के घरों पर कब्जा कर लिया और इंसानों को शहरों के बाहर शिविरों में धकेल दिया। अंतिम स्मृति में वानरों ने केवल चाबुक लेकर अंतिम मानव शिविर पर हमला किया। नोवा ने यूलिसे को सीरियस नाम का एक बेटा जन्म दिया है, जो 3 महीने का है और चलता फिरता और बात करता है। अपने जीवन के डर से वे एक अंतरिक्ष उड़ान प्रयोग में मानव परीक्षण विषयों की जगह लेते हैं। चूंकि सभी मनुष्य वानरों के समान दिखते हैं, उलीसे और अब कपड़े पहने नोवा बिना किसी सूचना के भागने में सक्षम है और वे परिक्रमा कर रहे जहाज से मिलते हैं। यूलिसे जहाज को पृथ्वी पर वापस लाने का कार्यक्रम बनाता है। जैसे ही वे पेरिस के ऊपर से उड़ान भरते हैं, ओर्ली हवाई अड्डा और एफिल टॉवर एक जैसे दिखते हैं। हालांकि जब वे उतरते हैं तो जीप में सवार एक फील्ड अधिकारी उनका स्वागत करता है, जो एक गोरिल्ला है। भयभीत यूलिसे और नोवा पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए अपने जहाज में निकल पड़ते हैं। इसके बाद यूलिसे अपनी पांडुलिपि को जो कुछ हुआ है उसके रिकॉर्ड के रूप में लिखता है, इसे एक बोतल में रखता है और इसे अंतरिक्ष के शून्य में फेंक देता है। फ्रेम स्टोरी में यह पता चलता है कि जिन और फिलिस चिंपैंजी हैं। वे यूलिसे की कहानी को कोरी कल्पना मानकर खारिज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बुद्धिमान इंसानों का विचार अविश्वसनीय लगता है। प्रकाशन इतिहास। यह खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। मार्च 2016 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाना है।
यह उपन्यास 1963 में एडिशन जूलियार्ड द्वारा फ्रांस में प्रकाशित किया गया था। 4. पहला अंग्रेजी भाषा संस्करण जैन फील्डिंग द्वारा अनुवाद के साथ जून 1963 में प्लैनेट ऑफ द एप्स शीर्षक के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में वैनगार्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। जनवरी 1964 में इसे लंदन के सेकर और वारबर्ग द्वारा यूनाइटेड किंगडम में मंकी प्लैनेट के रूप में प्रकाशित किया गया था। फिर अगस्त 1973 में प्लैनेट ऑफ द एप्स के रूप में इसे फिर से जारी किया गया ताकि इसे उस फिल्म फ्रेंचाइजी से जोड़ा जा सके जिससे यह प्रेरित हुआ। पहला पेपरबैक संस्करण अमेरिका में मार्च 1964 में सिग्नेट न्यू अमेरिकन लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित किया गया था। मई 1964 में सागा द मैगजीन फॉर मेन ने उपन्यास का एक संक्षिप्त संस्करण छापा। अनुकूलन उपन्यास को 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज 1968 से द्वारा मीडिया फ्रेंचाइजी में रूपांतरित किया गया था, जिसमें 9 फिल्में, 2 टेलीविजन श्रृंखला, एक एनिमेटेड पर्दे के पीछे की डॉक्यूमेंट्री और कई कॉमिक पुस्तकें शामिल थीं। 5. पहली फिल्म प्लैनेट ऑफ द एप्स 1968 थी, जो फ्रैंकलिन जे. शेफन द्वारा निर्देशित एक विज्ञान कथा फीचर फिल्म थी जिसकी पटकथा माइकल विल्सन और रॉड सर्लिंग ने लिखी थी और इसमें चार्लटन हेस्टन ने अभिनय किया था। 6. यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 1970 और 1973 के बीच प्रति वर्ष एक फिल्म के आधार पर 4 सीक्वेल बनाए। 7. 8. पुस्तक का दूसरा रूपांतरण 2001 में टिम बर्टन द्वारा निर्देशित इसी नाम की 1968 की फिल्म के ढीले रीमेक के रूप में जारी किया गया था। एक नई प्रोडक्शन टीम के साथ राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स नामक एक श्रृंखला रीबूट को 2011 में महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज किया गया था। यह ओवेन विलियम टीग, जन्म 8 दिसंबर 1998, एक अमेरिकी अभिनेता है। उनका जन्म और पालनपोषण टैम्पा, फ्लोरिडा में हुआ और उन्हें द स्टैंड, मिसेज फ्लेचर, इनहेरिट द वाइपर, टू लेस्ली, मोंटाना स्टोरी, गॉन इन द नाइट, एक ब्लडलाइन और एपिसोड आर्कएंजेल में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। ब्लैक मिरर 2017 के चौथे सीजन का टीग इट एंड इट चैप्टर 2 में पैट्रिक हॉकस्टेटर के रूप में भी दिखाई दिए। 2 और नाटक एवरी डे और थ्रिलर ICU में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 2020 में उन्हें CBS मिनिस्ट्रीज द स्टैंड में हेरोल्ड लॉडर के रूप में चुना गया था। 3. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा टीग का जन्म और पालनपोषण टाम्पा, फ्लोरिडा में हुआ। उनके माता-पिता दोनों संगीतकार थे। 3 और उन्होंने 15 साल की उम्र तक वायलिन बजाया। 3 टीग को छोटी उम्र से ही अभिनय में रुचि थी। 4 साल की उम्र में उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट के दृश्यों को भरवां जानवरों के साथ प्रदर्शित किया और छोटे थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया। उसके बाद जल्द ही वह मैकफर्लेन पार्क इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एलिमेंट्री में मूवी मेकर्स क्लब और टाम्पा में हॉवर्ड W. ब्लेक हाई स्कूल स्कूल ऑफ आर्ट्स में थेस्पियन क्लब और ऑर्केस्ट्रा के सदस्य थे। 4. कैरियर टीग को ब्लडलाइन 2015 और ब्लैक मिरर 2017 के चौथे सीजन के एक एपिसोड आर्कएंजेल में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2016 में उन्हें कलन बून के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित अलौकिक थ्रिलर द एम्प्टी मैन में सहायक भूमिका में लिया गया था। 5. उन्होंने ब्लडलाइन के दूसरे सीजन में नोलन रेबर्न की भूमिका निभाई। उस समय टीग अभी भी हाई स्कूल जा रहा था। 6. 7. 2016 में उन्होंने स्टीफन किंग की किताब पर आधारित फिल्म सेल में भी भूमिका निभाई। 7. उन्हें 2017 में मैरी में कास्ट किया गया था। टीग का प्रतिनिधित्व APA मैनेजमेंट 360, ब्रेवार्ड टैलेंट ग्रुप और माय मैन ग्रीनस्पैन द्वारा किया जा रहा था। 8. टीग इट 2017 और इट चैप्टर 2 2019 में पैट्रिक हॉकस्टेटर के रूप में भी दिखाई दिए। 2, 9, 10, 11 2017 में वह क्राइम थ्रिलर इनहेरिट द वाइपर में शामिल हुए। 12 वह डेविड लेविथन के उपन्यास पर आधारित रोमांस फिल्म एवरीडे में भी शामिल हुए। 13 उन्होंने 2018 में CA के साथ हस्ताक्षर किए। 14 उस वर्ष भी वह फिल्म हेफ्ट में थे, जिसमें 17 वर्षीय छात्र केल केलर बेसबॉल आकांक्षाओं और पारिवारिक नाटक से निपट रहे थे। 15 मिसेज फ्लेचर 2019 HBO श्रृंखला में उन्होंने जूलियन की भूमिका निभाई। 19 वर्षीय एक 46 वर्षीय तलाकशुदा महिला जिसका नाम ईव है। 16 और थ्रिलर ICU में एलेक की भूमिका निभाई। 2019 अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई थी कि वह रिप्लेसमेंट बायोपिक
ट्रबल बॉयज में टॉमी स्टिनसन की भूमिका निभाएंगे। 17 उन्हें 2020 CBS मिनिसीरीज द स्टैंड में हेरोल्ड लॉडर के किरदार के रूप में चुना गया था। 3 टीक के अनुसार द स्टैंड 13 साल की उम्र से ही उनकी पसंदीदा किताब रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने द स्टैंड उपन्यास में लॉडर के मनोविज्ञान से सीधे तौर पर सीखने की कोशिश की है। 3 हेरोल्ड लॉडर के रूप में वह एक महामारी के दौरान बुराई की ओर प्रलोभित होने वाले एक सोशियोपैथिक किशोर की भूमिका निभाते हैं। 18 कॉन्सिक्वेंस ऑफ साउंड ने लिखा है कि टीग ने किंग्स के विशाल टेपेस्ट्री में सबसे गतिशील पात्रों में से एक की असुरक्षा, आडंबर और क्रोध को दर्शाते हुए लॉडर की भूमिका को अत्यंत पूर्णता के साथ निभाया है। 19 अगस्त 2022 में टीग को 20वीं सेंचुरी स्टूडियो के लिए वेस बॉल द्वारा निर्देशित फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 20 फिल्मोग्राफी। फिल्म पीटर जेरोड मैकॉन एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें फॉक्स हुलू टेलीविजन श्रृंखला द ऑरविल 2017 से 2022 में लेफ्टिनेंट कमांडर बोर्टस और किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2024 में राका के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। मैकॉन का पालनपोषण मिनियापोलिस में हुआ और उन्होंने नॉर्थ कम्युनिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने स्कूल के नाटकों में अभिनय किया। 3 उनकी मां एक शिक्षिका थीं और उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। मैकॉन ने बाद में सैन फ्रांसिस्को आर्ट इंस्टीट्यूट और येल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अभिनय में मास्टर डिग्री हासिल की। मैकॉन ने 2005 में लूसिया ब्रॉली नामक एक अभिनेत्री से शादी की, जो येल में भी शामिल हुई थी। न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर डेविड डिंकिंस ने संचालन किया। कई साल बाद उनका तलाक हो गया। 4 2018 में मैकॉन ने जैकलीन वुड से शादी की। 1-2 कैरियर। स्टेज थिएटर। मैकॉन ने लगभग 30 वर्षों तक पेनुम्ब्रा, इल्यूजन और चिल्ड्रंस थिएटर कंपनी सहित ट्विन सिटी थिएटरों में अभिनय किया और उन्होंने गुथरी थिएटर में ओथेलो की शीर्षक भूमिका के साथ साथ डबलिन, कोलोराडो और ओरेगन में नाटक की प्रस्तुतियों में भी अभिनय किया। 3 टेलीविजन। मैकॉन नैश ब्रिजेस, लॉ एंड ऑर्डर, विदाउट ए ट्रेस, सुपरनैचुरल, द शील्ड, डेक्स्टर, बॉश, सील टीम और शेमलेस के एपिसोड में दिखाई दिए हैं। 2017 में मैकॉन ने सेठ मैकफर्लेन द्वारा बनाई गई एक कॉमेडी ड्रामा साइंस फिक्शन टेलीविजन श्रृंखला द ऑरविल में बोर्टस की भूमिका निभाना शुरू किया, जिसका प्रीमियर उसी वर्ष 10 सितंबर को फॉक्स पर हुआ था। 5 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 1994 दुनिया और समय काफी है माइक। 2008 टुरोक, पत्थर का पुत्र टॉवर संतरी, आवाज। 6 डायरेक्ट टू वीडियो। 2024 वानरों के ग्रह का साम्राज्य राका। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 1997 1999 नैश ब्रिजेस स्टेपल, वेल्डन हॉवर्ड 2 एपिसोड। 2004 नियम और कानून पुलिस एपिसोड, गॉव लव। 2004 एक का पता लगाए बिना सिपाही 2 एपिसोड, डोपेलगैंगर, भाग 2 इंच। 2007 अलौकिक इसहाक एपिसोड, शानदार 7। 2007 दायां लियोनिस प्रकरण, प्रतिरोध व्यर्थ है। 2014 हत्या से कैसे बचें डेविड एलन एपिसोड, फ्रीकिन वहकेमोल। 2015 से 16 बॉश रेवरेंड इसिया ओट 3 एपिसोड। 2016 बेशर्म लूथर विंसलो आवर्ती भूमिका। 2016 NCIS आइस एजेंट टॉड बाल्डविन एपिसोड, होम ऑफ द ब्रेव। 2017 वर्तमान ऑरविल लेफ्टिनेंट कमांडर बोर्टस मुख्य भूमिका। 2019 सील टीम मास्टर चीफ विल्के एपिसोड, चमकने का समय। 2021 वर्तमान परिवार का लड़का प्रेस्टन लॉयड, आवाज, आवर्ती भूमिका। विलियम हॉल मैसी जूनियर, जन्म 13 मार्च 1950, एक अमेरिकी अभिनेता है। उनका फिल्मी करियर छोटी, स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय पर आधारित है, हालांकि वे मुख्यधारा की फिल्मों में भी नजर आए हैं। 3 उनकी अभिनीत भूमिकाओं में फार्गो 1996, बूगी नाइट्स 1997, मैग्नोलिया 1999, मिस्ट्री मेन 1999, जुरासिक पार्क 3 2001, सेल्यूलर 2004, बॉबी 2006 और वाइल्ड शामिल है। हॉग्स 2007। मैसी ने 2 एमी पुरस्कार और 4 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीते हैं, जबकि फार्गो में उनके प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। 1990 के दशक में ER पर उनकी आवर्ती भूमिका थी।
2011 से 2021 तक उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला के शोटाइम रूपांतरण शेमलेस में एक मुख्य किरदार फ्रैंक गैलाघेर की भूमिका निभाई। मैसी ने 1997 से अभिनेत्री फेलिसिटी हफमैन से शादी की है। प्रारंभिक जीवन। मैसी का जन्म मियामी, फ्लोरिडा में हुआ और वह जॉर्जिया और मैरीलैंड में पली बढ़ी। 4. उनके पिता विलियम हॉल मैसी सीनियर 1922 से 2007 को द्वितीय विश्व युद्ध में B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बॉम्बर उड़ाने के लिए विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस और एयर मेडल से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्होंने अटलांटा, जॉर्जिया में एक निर्माण कंपनी चलाई और जब मैसी 9 साल की थीं, तब कम्बरलैंड, मैरीलैंड स्थित बीमा एजेंसी का कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के लिए काम किया। मैसी की मां, लोइस नी ओवरस्ट्रीट 1920 से 2001 एक युद्ध विधवा थीं, जो 1943 में अपने पहले पति की मृत्यु के बाद मैसी के पिता से मिली थीं। मैसी ने उन्हें दक्षिणी सुंदरी के रूप में वर्णित किया है। 5, 6, 7 मैसी ने 1968 में मैरीलैंड के कम्बरलैंड में एलेग्नी हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के बेथनी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने पशु चिकित्सा का अध्ययन किया। 3. अपने स्वयं के प्रवेश से एक मनहूस छात्र, वह ग्रामीण वर्मोंट के गोडार्ड कॉलेज में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने नाटककार डेविड मैमेट के अधीन अध्ययन किया और 1972 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में HB स्टूडियो 8 में थिएटर का अध्ययन किया। कैरियर। गोडार्ड से स्नातक होने के बाद मैसी ने सहयोगी डेविड मैमेट के कई नाटकों में भूमिकाएं निभाईं, जैसे अमेरिकन बफेलो 9 और द वाटर इंजन। 10-20 साल की उम्र में शिकागो में रहते हुए उन्होंने एक टीवी विज्ञापन किया। विज्ञापन करने के लिए उन्हें आफ्टर में शामिल होना पड़ा और 1 साल के भीतर उन्हें अपना सैग कार्ड प्राप्त हुआ, जो उत्साहित मैसी के लिए उनके करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण था। 11. 1980 में न्यूयॉर्क शहर जाने से पहले मैसी ने लॉस एंजल्स में समय बिताया, जहां उन्होंने 50 से अधिक ऑफ ब्रॉडवे और ब्रॉडवे नाटकों में भूमिकाएं निभाईं। उनकी शुरुआती ऑन-स्क्रीन भूमिकाओं में से एक थिएटर समीक्षक के रूप में 1980 के समवेयर इन टाइम में WH मैसी के नाम से क्रिस्टोफर रीव को बधाई देना था, ताकि अभिनेता बिल मैसी के साथ भ्रमित न हो। एक और यादगार प्रारंभिक प्रदर्शन डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म द बॉय हू लव्ड ट्रॉल्स 1984 में सुकरात नामक कछुए के रूप में था। 62वें वार्षिक पीबॉडी अवार्ड्स में मैसी, मई 2003। उन्होंने सिटकॉम केट एंड एली के चौथे सीजन के एपिसोड जनरल हॉस्पिटल में एक अस्पताल अर्दली की छोटी भूमिका निभाई और लॉ एंड ऑर्डर के पहले निर्मित एपिसोड एवरीबडीज फेवरेट बैगमैन में एक सहायक जिला अटॉर्नी की भूमिका निभाई। दोनों प्रस्तुतियों में उन्हें WH मैसी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वह कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिन्हें मैमेट ने लिखा और या निर्देशित किया है, जैसे हाउस ऑफ गेम्स, थिंग्स चेंज, होमिसाइड, ओलियाना, उसी नाम के नाटक में उनकी भूमिका को दोहराते हुए, वैग द डॉग, स्टेट एंड मेन और स्पार्टन। फार्गो में मैसी की प्रमुख भूमिका ने उनके करियर और पहचान को बढ़ावा देने में मदद की, हालांकि उन्हें लगभग अपनी किस्मत को लेकर चिंतित व्यक्ति के संकीर्ण टाइपकास्ट तक सीमित रखने की कीमत पर। 12. 1990 और 2000 के दशक की अन्य मैसी भूमिकाओं में बेनी एंड जून, एबव सस्पिशन, मिस्टर हॉलैंड्स ओपस, घोस्ट्स ऑफ मिसिसिपी, एयर फोर्स 1, बूगी नाइट्स, ए सिविल एक्शन, प्लेजेंट विले, गस वान सेंट की साइको की रीमेक शामिल है। एपी, टेक्सास, मिस्ट्री मेन, मैग्नोलिया, जुरासिक पार्क 3, फोकस, पैनिक, वेलकम टू कॉलिनवुड, सी बिस्किट, द कूलर और सहारा। ER और स्पोर्ट्स नाइट पर उनके काम को एमी नामांकन के साथ भी मान्यता दी गई है। नवंबर 2003 में USA टुडे के साथ एक साक्षात्कार में मैसी ने कहा कि वह पैसे के लिए इस तरह की फ्रेंचाइजी की सुरक्षा के लिए एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म में अभिनय करना चाहते थे, और मुझे बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्में पसंद है। ठंडा। 13. वह न्यूयॉर्क में अटलांटिक थिएटर कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जहां वह प्रैक्टिकल एस्थेटिक्स नामक तकनीक सिखाते हैं। तकनीक का वर्णन करने वाली एक पुस्तक, ए प्रैक्टिकल हैंडबुक फॉर द एक्टर, ISBN 030944128, मैसी और मैमेट को समर्पित है। 2007 में मैसी ने वाइल्ड हॉग्स में अभिनय किया, जो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के बारे में एक फिल्म थी, जो सिंसिनाटी से प्रशांत तट तक अपनी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर खुली सड़क पर जाकर अपने युवा दिनों को फिर से जी रहे थे। आलोचनात्मक आलोचना के बावजूद रॉटेन टोमाटोज से 14% रॉटेन रेटिंग के साथ
यह $168 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक वित्तीय सफलता थी। 14 इस फिल्म ने उन्हें उनके ए सिविल एक्शन के सहकलाकार जॉन ट्रावोल्टा के साथ फिर से जोड़ा। 2009 में मैसी ने द मेडेन हीस्ट पर फिल्मांकन पूरा किया, जो एक कॉमेडी थी जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन और क्रिस्टोफर वॉकेन ने सह-अभिनय किया था। 2010 में मैसी। जून 2008 में हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने घोषणा की कि मैसी और उनकी पत्नी फेलिसिटी हफमैन को आगामी वर्ष में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिलेगा। 13 जनवरी 2009 को मैसी ने ब्रॉडवे पर डेविड मैमेट के स्पीडप्लो में जेरेमी पिवेन की जगह ली। दिसंबर 2008 में स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने के बाद पिवेन अचानक और अप्रत्याशित रूप से खेल से बाहर हो गए। नॉर्बर्ट लियो बुच ने 23 दिसंबर 2008 से मैसी के कार्यभार संभालने तक इस भूमिका को कवर किया। 15 डर्टी गर्ल, जिसमें मैसी के साथ जूनो टेम्पल, मिला जोवोविच, मैरी स्टीनबर्गन और टिम मैकग्रा ने अभिनय किया, का प्रीमियर 12 सितंबर 2010 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 2010 की गर्मियों में मैसी शोटाइम पायलट शेमलेस में प्रतिपक्षी फ्रैंक गैलाघेर के रूप में शामिल हुईं। परियोजना अंतः श्रृंखला में चली गई और इसके पहले सीजन का प्रीमियर 9 जनवरी 2011 को हुआ। मैसी को अपने प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 16 अंतः 2014 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए एमी नामांकन प्राप्त हुआ। 2012 की फिल्म द सेशंस में मैसी ने एक पुजारी की भूमिका निभाई, जो एक गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति को सेक्स सरोगेट के माध्यम से व्यक्तिगत संतुष्टि पाने में मदद करता है। 17 उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत स्वतंत्र नाटक रडले से की, जिसमें बिली क्रुडुप, एंटोन येल्चिन, फेलिसिटी हफमैन, सेलेना गोमेज और लॉरेंस फिशबर्न ने अभिनय किया। 2017 में उन्होंने एलेक्जेंड्रा डेडारियो और केट अपटन अभिनीत एक रोड ट्रिप कॉमेडी द लेओवर का निर्देशन किया। 2015 में उन्होंने ड्रामा फिल्म रूम में दादाजी की एक छोटी भूमिका निभाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने उन्हें प्लेजेंटविले के सहकलाकार जॉन एलन के साथ फिर से जोड़ा। मैसी और अभिनेत्री फेलिसिटी हफमैन ने 15 वर्षों तक एक दूसरे को डेट किया। 18 और 6 सितंबर 1997 को शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं। मैसी और हफमैन 2004 में जॉन केरी के लिए एक रैली में दिखाई दिए। 19-20 मैसी यूकुलेले बजाते हैं और एक शौकीन वुडटर्नर हैं। वह फाइन वुडवर्किंग के विशेष संस्करण वुड टर्निंग बेसिक्स 21 के कवर पर दिखाई दिए हैं और अमेरिकन वुडटर्नर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वुडटर्नर्स के अप्रैल 2015 अंक में एक लेख में चित्रित किया गया था। वह यूनाइटेड सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन के राष्ट्रीय राजदूत हैं। 22 फिल्म वाइल्ड हॉग्स की शूटिंग के बाद से मैसी को मोटरसाइकिल चलाने में गहरी रुचि रही है। 17 वर्सिटी ब्लूज कांड। मुख्य लेख वर्सिटी ब्लूज स्कैंडल। मार्च 2019 में यह बताया गया कि मैसी और हफमैन अपनी बेटी सोफिया के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के लिए किसी को $15,000 का भुगतान करने पर सहमत हुए थे। हफमैन को कॉलेज प्रवेश रिश्वतखोरी की व्यापक संघीय जांच के हिस्से के रूप में धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। अज्ञात कारणों से 23 मैसी के खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया गया। 24 13 सितंबर 2019 को बोस्टन में एक संघीय न्यायाधीश ने हफमैन को संघीय जेल में 14 दिनों की सजा सुनाई। 25 जिसमें से उसने 10 दिन जेल में बिताए। 26 अक्टूबर 2020 तक हफमैन ने अपनी सजा के अन्य हिस्सों को पूरा कर लिया, जिसमें 250 घंटे की सामुदायिक सेवा और 1 वर्ष की निगरानी रिहाई शामिल थी। 27 फिल्मोग्राफी। ग्युला पाडोस, हंगेरियन, यूएलपीडीओ, जन्म 2 अप्रैल 1969, एक हंगेरियन छायाकार हैं। उन्हें मेज रनर, द स्कॉच ट्रायल्स, मेज रनर, द डेथ क्योर और किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी फिल्मों में निर्देशक वेस बॉल के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर। पैडोस का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। 1990 में उन्होंने एक छायाकार के रूप में बुडापेस्ट में नाटक और फिल्म अकादमी में भाग लिया। उन्होंने अकादमी पुरस्कार विजेता विल्मोस जिगमंड के कैमरा सहायक के रूप में काम किया। एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक कंपनी की स्थापना की, जो अभी भी तीसरा सबसे बड़ा हंगेरियन वाणिज्यिक फिल्म स्टूडियो है। उनका डिप्लोमा कार्य सिनेमैटोग्राफिंग और हाजन का निर्देशन था, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। फिर उन्होंने द डांस का छायांकन किया। बाद में उन्होंने पूरी तरह से हंगेरियन टीम के साथ एंग्याल उत्का बनाया। इंग्लैंड में
उन्होंने चार्ल्स मार्टिन द्वारा लिखित और डेविड मूर द्वारा निर्देशित लघु फिल्म मीटर रनिंग की शूटिंग की। 1996 में अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वह इंग्लैंड लौट आए और द स्टार और द सिन ईटर की शूटिंग की। 2000 में वह होटल स्प्लेंडाइड के सिनेमेटोग्राफर थे, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इंग्लैंड में उनकी आखिरी फिल्म द हार्ट ऑफ मी थी। वह 2003 में कंट्रोल फिल्म की शूटिंग के लिए हंगरी वापस आए, जिसने उन्हें हंगरी में भी प्रसिद्ध बना दिया। इस फिल्म के बाद वह 2005 में फिल्म फेटलेस के सिनेमेटोग्राफर थे। उनकी पहली प्रमुख हॉलीवुड फिल्म प्रीडेटर्स 2010 थी और उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों मेज रनर, द स्कॉच ट्रायल्स 2015, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 2017 और इसके 2019 सीक्वल और शाज़म की भी शूटिंग की है। देवताओं का रोष 2023 पुरस्कार 1991 में उन्हें पहली सफलता फिल्म हेजन डॉन से मिली। उन्होंने ओबरहाउजेन फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्रिक्स, म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में विम वेंडर्स पुरस्कार, पोट्सडैम फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्रिक्स और मुख्य पुरस्कार जीता। हंगेरियन फिल्म फेस्टिवल का 1995 में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अंग्याल उत्का एंजेल स्ट्रीट के लिए सम्मानित किया गया। 1998 में उन्हें लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द सिन ईटर के लिए कोडक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2005 में फेटलेस के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर के रूप में नामांकित किया गया था। उन्हें 2000 में होटल स्प्लेंडाइड के लिए सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर से सम्मानित किया गया था। कोपेनहेगन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और ब्रदर्स मानकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर कैमरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2003 में कंट्रोल और 2008 में द डचेस के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए सैटेलाइट अवार्ड में। फिल्मोग्राफी लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक टिप्पणियां 1992 एज एल्टुंट मोजी एंड्रास फेसोस 1996 अंग्याल उत्का 13 पीटर रत्की पाप भक्षक टेरेंस ग्रॉस टीवी छोटा 1997 तारा डेविड मूर 1998 बिजनेस निमरोड अंटाल 2017 पड़ोस दांते एरियोला फीचर फिल्म साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म 5 है, जिसका निर्देशन मैट रीव्स ने किया है, जिन्होंने इसे मार्क बॉम्बैक के साथ सहलिखा था। डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2014 की अगली कड़ी, यह प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त और कुल मिलाकर 9वीं फिल्म है। 6 इसमें वुडी हैरेल्सन और स्टीव जैन के साथ एंडी सर्किस सीजर की भूमिका। फिल्म में वानरों और मनुष्यों के बीच संघर्षपूर्ण युद्ध में बदल गया है और सीजर उन लोगों का बदला लेने के लिए निकलता है जिन्हें उसने खो दिया है। वानरों के ग्रह के लिए युद्ध का विकास जनवरी 2014 में शुरू हुआ, जब 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने रीव्स द्वारा अपने पूर्ववर्ती की काट देखी। बॉम्बेक के साथ उनकी वापसी की जल्द ही पुष्टि हो गई। मई 2015 में एक सशर्त 2016 रिलीज की तारीख की घोषणा की गई, जिसके कारण लेखक और निर्देशक के बीच प्री प्रोडक्शन संबंध घनिष्ठ और तेज हो गए। यह फिल्म बैटल फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स 1973 से समानताएं साझा करती है, जिसमें वानरों और मनुष्यों के मनोसामाजिक विकास और बातचीत के प्रभाव पर जोर दिया गया है। कास्टिंग अगस्त 2015 में शुरू हुई और अक्टूबर में समाप्त हो गई। मुख्य फोटोग्राफी इसके तुरंत बाद शुरू हुई और मार्च 2016 में समाप्त हुई, जिसमें लोअर मेनलैंड और कानानास्किस रेंज सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स का प्रीमियर 10 जुलाई 2017 को न्यूयॉर्क शहर के एसवीए थिएटर में हुआ और 14 जुलाई को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 7 रीव्स के निर्देशन की प्रशंसा के साथ फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। सर्किस का प्रदर्शन, दृश्य प्रभाव, विषयवस्तु, भावनात्मक वजन, माइकल गियाचिनो का स्कोर और माइकल सेरेसिन की सिनेमेटोग्राफी। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $490 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे क्रमशः 90वें अकादमी पुरस्कार और 71वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों और सर्वश्रेष्ठ विशेष दृश्य प्रभावों के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए। 8-9 किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स नामक एक सीक्वल 2024 में रिलीज होने वाली है। 10 कथानक सैन फ्रांसिस्को में लड़ाई के 2 साल बाद अल्फा ओमेगा मानव मिलिशिया सीजर की वानर कॉलोनी की खोज करता है, जिसमें रेड और अन्य वानरों द्वारा सहायता प्राप्त होती है, जिन्हें अपमानजनक रूप से गधे कहा जाता है, जो मिलिशिया की सेवा कर रहे हैं। एक पलटन वानर चौकी पर हमला करती है,
लेकिन वानर हमले को विफल कर देते हैं। केवल कुछ हमलावर ही जीवित बचते हैं। वानर शांति के लिए मानव बचे लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन रेड विंटर से बच जाता है। सीजर का बड़ा बेटा ब्लू आइज और रॉकेट अपनी यात्रा से लौटकर रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें एक नखलिस्तान मिला है जो कॉलोनी के लिए एक सुरक्षित घर है। मिलिशिया का कर्नल कॉलोनी में घुसपैठ करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करता है और कॉर्नेलिया और ब्लू आइज को सीजर समझकर मार डालता है। सीजर का छोटा बेटा कॉर्नेलियस हमले से बचने में सफल हो जाता है। सीजर, रॉकेट, मॉरिस और लुका जनजाति के नखलिस्तान की यात्रा के दौरान धोखेबाज के रूप में काम करते हैं। सीजर आत्मरक्षा में एक मिलिशियामैन को मार देता है और उसकी मूक बेटी को ढूंढ लेता है, जिसे मॉरिस एक चिथड़े की गुड़िया देकर दोस्ती करता है। समूह विंटर को ढूंढता है, जो स्वीकार करता है कि उसने रेड को बताया था कि उसके जीवन के बदले में कॉलोनी कहाँ थी। विंटर ने खुलासा किया कि कर्नल उत्तर की ओर जा रहा है, लेकिन जब वह मिलिशिया को सचेत करने की कोशिश करता है तो सीजर उसे मार देता है। कर्नल के रास्ते में सीजर के समूह को मृत सैनिक मिले और बचे हुए घायल लोगों में से एक ने खुलासा किया कि वह लड़की की तरह मूक है। सीजर का समूह किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करता है जिसने उनका एक घोड़ा चुरा लिया है, और यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि वह बैड एप नाम का एक और बुद्धिमान वानर है। बैड एप उन्हें पहाड़ों में एक पूर्व हथियार डिपो निर्मित संगरोध सुविधा में मार्गदर्शन करता है। एक मानव गश्ती दल लुका को मार देता है और सीजर को पकड़ लेता है। जब वे करीब आने की कोशिश करते हैं, यह पता चलता है कि उसके जनजाति को भी पकड़ लिया गया है और दीवार बनाने के लिए मजबूर किया गया है। सीजर ने निष्कर्ष निकाला कि मिलिशिया अन्य सैन्य बलों से बचने के लिए सुविधा पर मोर्चाबंदी कर रही है। कर्नल ने खुलासा किया कि सिमियन फ्लू वायरस उत्परिवर्तित हो गया है, जिससे संक्रमित मनुष्य मानसिक रूप से आदिम जानवरों में विकसित हो गए हैं। उसने अपने स्वयं के सैनिकों को अपने बेटे सहित किसी भी वाहक को मारने का आदेश दिया, इससे पहले कि वे अन्य लोगों को संक्रमित कर सकें, जिसके कारण उनके वरिष्ठों के साथ असहमति हुई, जो अभी भी इलाज की तलाश में थे। जनजाति को काम करने के लिए मजबूर करने के लिए सीजर को यातना दी जाती है और भूखा रखा जाता है। मॉरिस द्वारा नोवा नाम की गूंगी लड़की सीजर को खाना खिलाने के लिए सुविधा में घुस जाती है। रॉकेट नोवा को दिखने से रोकने के लिए खुद को पकड़ने की अनुमति देता है ताकि वह और सीजर भागने की योजना बना सकें। कर्नल ने बाद में नोवा द्वारा सीजर के लिए छोड़ी गई गुड़िया को जब्त कर लिया, लेकिन अन्य वानर भूमिगत सुरंग के माध्यम से भाग गए। सैन्य बल पहुंचते हैं और सुविधा पर हमला करते हैं। इस बीच सीजर कर्नल को मारने के लिए उसके केबिन में घुस जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गुड़िया को संभालने के बाद वह पहले ही मूक हो चुका है। कर्नल को मारने की इच्छा न रखते हुए सीजर उसे खुद को मारने की अनुमति देता है। भागते हुए वानर मिलिशिया और सेना के बीच गोलीबारी में फंस जाते हैं। सीजर पीछे से मिलिशिया को बाहर निकालने के लिए एक ईंधन टैंक को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रीचर ने उसे गंभीर रूप से गोली मार दी, जो कि उसके द्वारा मुक्त किए गए मिलिशिया में से एक था। वानरों को गोलियों से भूनते और मारे जाने को देखकर रेड अपने होश में आता है और दूसरे मिलिशियामैन द्वारा मारे जाने से पहले प्रीचर को मार डालता है। सीजर ईंधन टैंक को उड़ा देता है और सुविधा से बच जाता है, जिससे हिमस्खलन होता है जो सुविधा और सेना को दफन कर देता है। सीजर, नोवा और वानर पेड़ों पर चढ़कर हिमस्खलन से बचने में सक्षम है। इसके बाद वानर सुविधा छोड़ देते हैं और नखलिस्तान की ओर यात्रा करते हैं। जैसे ही वानर और नोवा नखलिस्तान में पहुंचते हैं, मॉरिस को सीजर के घाव का पता चलता है और वादा करता है कि कॉर्नेलियस को पता चल जाएगा कि सीजर कौन है और उसने वानरों के लिए क्या किया है। अपने नए घर में वानरों के सुरक्षित होने पर सीजर शांति से अपने घावों के कारण मर जाता है और मर जाता है। कास्ट करें। वानर सीजर के रूप में एंडी सर्किस, एक चिंपैंजी जो उन्नत वानरों की एक जनजाति का नेता है। 12 बैड एप के रूप में स्टीव जैन, एक चिंपैंजी जो अपने परिवार और परिचितों को सिमियन फ्लू के लिए दोषी ठहराए जाने और सैनिकों द्वारा मारे जाने के बाद सियरा सफारी चिड़ियाघर से भागने में सफल हो जाता है। 13-14 कोबा के रूप में टोबी केबेल, एक विश्वासघाती बोनोबो जो इंसानों से नफरत करता है और युद्ध के लिए जिम्मेदार है। कोबा सीजर को मतिभ्रम के रूप में दिखाई देता है। कॉर्नेलिया के रूप में जूडी ग्रीर, सीजर की चिंपैंजी पत्नी। 12 करिन कोनोवल मॉरिस के रूप में एक बोर्नियन औरंगुटान और सीजर के वफादार सलाहकार और मित्र। 12 रॉकेट के रूप में टेरी नोटरी, सीजर के वफादार चिंपैंजी लेफ्टिनेंट। 15 माइकल एडम थ्वेट लुका के रूप में एक पश्चिमी तराई गोरिल्ला और सीजर जनजाति में गार्ड के मुख्य कमांडर। टाई ओल्सन रेड के रूप में
एक पश्चिमी तराई गोरिल्ला जो कोबा का अनुयायी था और अब कर्नल के लिए गधे के रूप में काम करता है। सीजर के छोटे चिंपैंजी बेटे कॉर्नेलियस के रूप में डेविन डाल्टन। लेक के रूप में सारा कैनिंग, ब्लू आइज की चिंपैंजी पत्नी। वह कुर्नेलियस की देखभाल करती है। 16 विंटर के रूप में एलेक्स पोनोविक, सीजर की जनजाति में एक अल्बिनो पश्चिमी तराई गोरिल्ला जो बाद में कर्नल के साथ सेना में शामिल हो गया। 17 ब्लू आइज के रूप में मैक्स लॉयर जोन्स, सीजर का बड़ा चिंपैंजी बेटा। 17 अक्टूबर 2015 को यह पुष्टि की गई कि रीव्स के लगातार सहयोगी माइकल गियाचिनो, जिन्होंने इसके पूर्ववर्ती की रचना की थी, वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स के लिए स्कोर करने के लिए वापस आएंगे। 48 सीजर के लिए गियाचिनो ने कुछ भावनात्मक विषय लिखे थे जो चरित्र के भावनात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें सीजर को एक प्रकार के पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्र में बदलने का रीव्स का विचार था और उसे एक्सोडस या मूसा के रूप में संदर्भित किया गया था। चरित्र की गतिशीलता पर कई थीम बनाई गईं। नोवा के साथ उनका रिश्ता और कर्नल के लिए एक थीम उस प्रक्रिया में तैयार की गई थी। 49 साउंड ट्रैक को 14 जुलाई 2017 को आईट्यून्स और अमेजन पर डिजिटल रूप से जारी किया गया था। 51 और इसके भौतिक रूप में सोनी क्लासिकल रिकॉर्ड्स द्वारा 28 जुलाई 2017 को जारी किया गया था। रिलीज यह फिल्म प्रारंभ में 15 जुलाई 2016 को रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि जनवरी 2015 में फॉक्स ने फिल्म की रिलीज की तारीख को लगभग एक साल बाद 14 जुलाई 2017 तक के लिए स्थगित कर दिया। 52 मार्केटिंग निर्देशक मैट रीव्स और एंडी सर्किस द्वारा प्रस्तुत एक प्रतियोगिता घोषणा के हिस्से के रूप में फिल्म के पर्दे के पीछे के विशेष फुटेज को 22 नवंबर 2015 को टीवी पर प्रसारित किया गया था। 53 फुटेज एएमसी पर द वॉकिंग डेड के दौरान प्रसारित हुआ। 55 घोषणा में विजेताओं को एक प्रदर्शन कैप्चर सूट पहनने और एक दृश्य में एक वानर के रूप में दिखाई देने की अनुमति दी गई। 56 यह घोषणा उसी दिन बाद में 20th सेंचुरी फॉक्स के आधिकारिक यूट्यूब पेज पर जारी की गई। 57 6 अक्टूबर 2016 को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन विशेष कार्यक्रम में रीव्स, सर्किस और निर्माता डायलन क्लार्क ने फिल्म पर एक विशेष नज़र डाली। 58 सर्किस ने यह भी उल्लेख किया है कि फिल्म के साथ एक वीडियो गेम भी होगा, जिसके लिए उन्होंने मोशन कैप्चर का प्रदर्शन किया। 59 प्लेनेट ऑफ द एप्स लास्ट फ्रंटियर शीर्षक से यह गेम 2017 में प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन और पीसी के लिए जारी किया गया था। 60 स्वागत बॉक्स ऑफिस वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $146.9 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $343.8 मिलियन की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल $490.7 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट 152 मिलियन था। 3-4 उत्तरी अमेरिका में फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत में 50-60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 61-62 हालांकि इसकी प्रशंसित स्थिति और मजबूत वर्फमाउथ को देखते हुए प्रतिद्वंद्वी स्टूडियो का मानना था कि फिल्म में 70 से 80 मिलियन डॉलर तक की कमाई करने की क्षमता है। 61-63-64 जब गर्मियों में टिकटों की बिक्री में गिरावट देखी जा रही थी, तब विश्लेषकों ने वॉर पर बारीकी से नजर रखी थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने सीक्वेल और रीबूट जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड की अधिकता के लिए फ्रेंचाइजी की थकान को जिम्मेदार ठहराया था। मेन टेल नो टेल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, द लास्ट नाइट और द ममी। हालांकि बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों ने कहा कि अच्छी तरह से समीक्षा की गई फिल्में अनुमान के अनुरूप प्रदर्शन करती हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, वंडर वुमन और स्पाइडरमैन होमकमिंग। 65-66-67 फिल्म ने 3021 थिएटरों में गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $5 मिलियन की कमाई की, जो कि इसके पूर्ववर्ती द्वारा अर्जित $4.1 मिलियन से 22% अधिक है, और अपने पहले दिन $22.1 मिलियन की कमाई की। इसने बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करते हुए $56.3 मिलियन की कमाई की। हालांकि डॉन की $72.6 मिलियन की पहली फिल्म से 22% की गिरावट आई। 68-69 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $20.9 मिलियन की कमाई की, 62.9% की गिरावट। डॉन द्वारा देखी गई 50.1% की गिरावट से अधिक बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। 70 अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $10.5 मिलियन कमाए, 49.9% की गिरावट के साथ बॉक्स ऑफिस पर छठे स्थान पर रही। यह राइज,
$16.1 मिलियन और डॉन $16.8 मिलियन दोनों के तीसरे सप्ताह से कम था। 71 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 363 समीक्षाओं के आधार पर 8.2/10 की औसत रेटिंग के साथ 94% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। वेबसाइट के आलोचकों की सर्वसम्मति में लिखा है, वानरों के ग्रह के लिए युद्ध लुभावने विशेष प्रभावों और एक शक्तिशाली, मार्मिक कथा को एक शक्तिशाली और वास्तव में ब्लॉकबस्टर नोट पर इस रीबूट की गई त्रयी को समाप्त करने के लिए जोड़ता है। 72 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 50 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 82 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है। 73 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 74 वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स को कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर सेर्किस रीव्स के निर्देशन, दृश्य प्रभाव, संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और इसकी नैतिक रूप से जटिल कहानी के लिए प्रशंसा मिली। 75 IGN के स्कॉट कोलुरा ने फिल्म को 10 में से 9.5 का स्कोर देते हुए कहा, वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स इस रीबूटेड त्रयी का एक उत्कृष्ट समापन अधिनियम है, लेकिन यह श्रृंखला के मुकाबले पर्याप्त विश्व निर्माण भी करता है। संभावित रूप से यहाँ से जारी रखा जा सकता है, और यह एक दुर्लभ मामला है जहाँ 3 फिल्मों के बाद हम और अधिक चाहते हैं। 76 न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने फिल्म के बारे में कहा, मैट रीव्स द्वारा निर्देशित वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स अब तक का सबसे गंभीर एपिसोड है और सबसे मजबूत, एक शानदार उदाहरण भी है। इस युग में दुर्लभ है लोकप्रिय फिल्म निर्माण में आविष्कारी तकनीक से जुड़ी स्पष्ट सोच वाले, ढीले ढाले ढंग से निर्मित, व्यावसायिक रूप से घिरे सिनेमाई ब्रह्मांड, और फिल्म में एंडी सर्किस के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि सीजर के रूप में एंडी सर्किस का प्रदर्शन आधुनिक स्क्रीन अभिनय के चमत्कारों में से एक है। 77 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि सर्किस ने एक गुंजयमान शक्ति और भावना की गहराई के साथ प्रदर्शन किया जो लगभग शेक्सपियरियन है। ऑस्कर व्यस्त हो जाओ, सर्किस सोने का हकदार है, और आगे बढ़ गया कहते हैं कि वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स सिमियन सिनेमा कैनन में नंबर 9 से 1968 की मूल फिल्म के बाद से एप्स फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ है। 78 इंडीवायर के एरिक कोहन ने फिल्म को B+ रेटिंग दी और मैट रीव्स के निर्देशन की प्रशंसा करते हुए कहा, यह एक शर्त है कि 21वीं सदी की एक महंगी विज्ञानफाई फिल्म जिसमें बात करने वाले जानवर, विस्फोटित टैंक और धड़धड़ाती मशीनगनें देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन रीव्स इन प्रभावों को इतनी नपीतुली रणनीति के साथ लागू करते हैं कि वे हमेशा एक बड़े कथात्मक एजेंडे की सेवा में काम करते हैं। कोहन ने दृश्यों और संगीत स्कोर की सराहना करते हुए कहा कि माइकल गियाचिनो के जीवंत स्कोर की सहायता से डरे हुए लोगों पर उड़ती हुई गोलियों और गुस्से में बंदरों की बेदम गति से बारिश का असेंबल अगले स्तर के शिल्प कौशल का एक मजबूत संकेतक है जो इन्हें अलग करता है। इतने सारे शोर-शराबे वाले हॉलीवुड दृश्यों की फिल्में न केवल एक्शन को फॉलो करना आसान है, बल्कि आप इसके केंद्र में मोशन कैप्चर किए गए पात्रों की परवाह करते हैं, जबकि इंसान डर के मारे सहमे रहते हैं। 79 होम मीडिया वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स को 10 अक्टूबर 2017 को डिजिटल HD पर और 24 अक्टूबर 2017 को ब्लूरे और DVD पर 20वीं सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 2 मई 2024 को TCS चीन थिएटर में इसे रिलीज़ कर दिया गया था और इसी के बाद 10 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ कर दिया गया था। साथ ही साथ 145 मिनट टोटल इसकी रनिंग टाइम थी और 160 से 165 मिलियन के बजट में से बनाया गया है और रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से ये मूवी कर लेगी। पिछला जो पार्ट आया था इसका उसने भी फाड़ू कलेक्शन दिया था, इंडिया के अंदर ही तकरीबन 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन उसने एक देश से किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।